तो आज हमारे पास एक तीर्थ यात्रा का पूरा ब्यौरा है। हाँ। ये कालका और पिंजौर से राजस्थान के दो बहुत प्रसिद्ध मंदिरों की यात्रा के बारे में है। खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी। जी हाँ, खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी। और हमारे पास जो दस्तावेज है वो माइस इंडिया ट्रिप नाम की एक टूर कंपनी के हैं। अच्छा। इसमें 3 दिन की यात्रा की पूरी योजना बताई गई है। हाँ, और ये कोई आम छुट्टी का पैकेज नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही खास मकसद के लिए बनाया गया है, एक धार्मिक यात्रा। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि इस पैकेज में क्या-क्या है, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के पैकेज बनाए क्यों जाते हैं, ये किसके लिए है और एक यात्री के तौर पर इसमें क्या फायदे हैं और क्या छुपी हुई बातें हो सकती हैं। बिल्कुल। चलिए खुद को एक ऐसे परिवार की जगह रखकर देखते हैं जिसमें 10-12 लोग हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी। और वे सब साथ में दर्शन करने जाना चाहते हैं। उनकी सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या होगी? गाड़ी बुक करना, रास्ता खोजना, होटल ढूंढना, खाने का इंतजाम करना। सही बात है। तो आइए देखते हैं कि क्या ये पैकेज इन सारी मुश्किलों का हल है। सबसे पहले बात करते हैं सफर की, जो इस यात्रा की सबसे बड़ी चुनौती लग रही है। हाँ, चुनौती कहना बिल्कुल सही होगा। दस्तावेज के हिसाब से पहले दिन कालका या पिंजौर से खाटू श्याम जी का सफर करीब 520 किलोमीटर का है। 520 किलोमीटर। और इसमें 10 से 11 घंटे लगने का अनुमान है। ये एक पूरा दिन सिर्फ गाड़ी में बिताने जैसा है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है यात्रा शुरू होने का समय। क्या समय है? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे? हाँ, मतलब रात के अंधेरे में ही आपको निकलना होगा। ये किसी आरामदायक छुट्टी की शुरुआत तो बिल्कुल नहीं लगती। नहीं, ये तो एक मिशन जैसा लगता है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, मिशन। ये समय इसलिए चुना गया है ताकि 11 घंटे के सफर के बाद भी यात्री शाम तक खाटू श्याम जी पहुंचे। अच्छा। और उसी दिन शाम की आरती और दर्शन कर सकें। यहाँ आराम प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता है समय पर पहुंचना। बिल्कुल। प्राथमिकता है दर्शन का कोई भी मौका ना चूकना। ये पहली ही बात ये साफ कर देती है कि ये पैकेज उन लोगों के लिए है जो पूरी तरह से भक्ति और दर्शन के लिए समर्पित हैं, घूमने फिरने के लिए नहीं। तो ये एक तरह का फिल्टर भी है। जो लोग आराम से घूमना चाहते हैं वो शायद सुबह 4 बजे उठकर 11 घंटे के सफर के लिए तैयार नहीं होंगे। सही बात है। अच्छा, अब अगर इतना लंबा सफर करना है तो गाड़ी आरामदायक होनी चाहिए। दस्तावेज में एसी टेम्पो ट्रैवलर का जिक्र है। हाँ, पुशबैक सीटों वाली। जी, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। दस्तावेज सिर्फ टेम्पो ट्रैवलर का ही नहीं बल्कि छोटे समूहों के लिए जैसे अर्टिगा या क्रिस्टा जैसी गाड़ियों का भी विकल्प देता है। यह हमें कंपनी की रणनीति के बारे में बताता है। उनका पूरा मॉडल इस बात पर टिका है कि गाड़ी की हर सीट का पूरा इस्तेमाल हो। अच्छा। देखिए, ट्रांसपोर्ट का खर्चा एक बड़ा निश्चित खर्च है, चाहे गाड़ी में 6 लोग बैठें या 12। सही है। इसलिए वे अलग अलग आकार के समूहों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा भरी रहें। यह पूरी तरह से वॉल्यूम का खेल है। यानी कि ये सिर्फ एक यात्रा पैकेज नहीं बल्कि एक क्या कहते हैं लॉजिस्टिक्स का समाधान है। बिल्कुल। चलिए, तो 11 घंटे का मुश्किल सफर करके यात्री शाम को खाटू श्याम जी पहुंच गए। अब उन्हें क्या मिलता है? अब आता है इस मेहनत का फल। दस्तावेज के मुताबिक शाम को होटल में चेक इन करने के बाद सीधे दर्शन के लिए जाने का कार्यक्रम है। अगर समय बचता है तो श्याम कुंड और स्थानीय बाजार घूमने का भी मौका मिल सकता है, लेकिन उस पर अगर लगा हुआ है। यानी मुख्य आकर्षण दर्शन ही है। बिल्कुल। और अगले दिन की शुरुआत भी बहुत जल्दी होती है, सुबह सुबह मंगला आरती के साथ। हाँ, और ये उन श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ा आकर्षण है जो सुबह के शांत और आध्यात्मिक माहौल में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। सही। इसके बाद नाश्ता करके वे सालासर बालाजी के लिए निकलते हैं, जो यहाँ से करीब 110 किलोमीटर दूर है। अच्छा, ये सफर कितना लंबा है? ये सफर 2.5 से 3 घंटे का है। तो दूसरे दिन की यात्रा पहले दिन के मुकाबले काफी छोटी और आरामदायक है। यानी दूसरे दिन दोपहर तक सालासर बालाजी पहुंचकर दर्शन हो जाते हैं और शाम को वहीं आराम। जी। और तीसरे दिन सुबह एक बार फिर दर्शन का मौका मिलता है, घर वापसी की लंबी यात्रा शुरू करने से पहले। तो ये पूरा कार्यक्रम दर्शन के इर्द गिर्द ही बुना गया है। हाँ, इसमें कहीं भी कोई साइड ट्रिप या कोई और दर्शनीय स्थल देखने का जिक्र नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत ही केंद्रित यात्रा कार्यक्रम है। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका एक ही मकसद है, इन 2 मंदिरों में अच्छी तरह से दर्शन करना। हाँ, कंपनी आपको कोई और लालच नहीं दे रही है। वे कह रहे हैं आप दर्शन करना चाहते हैं, हम आपको वहां तक पहुंचाने और रहने खाने का इंतजाम करने में माहिर हैं। ये एक बहुत ही स्पष्ट प्रस्ताव है। ठीक है, तो ये सेवा और सुविधा तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इस तरह की सुविधा की एक कीमत होती है हमेशा। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसमें सबकी दिलचस्पी होती है, खर्चा।
दस्तावेज में जो हिसाब दिया गया है वो क्या कहता है? दस्तावेज में 12 लोगों के समूह के लिए एक अनुमान दिया गया है। ट्रांसपोर्ट का खर्च लगभग 30,000 रुपए। 30,000 रुपए? और 2 रातों के होटल का खर्च 22,800 रुपए। अच्छा। तो कुल मिलाकर ये 52,800 रुपए होता है। तो प्रति व्यक्ति कितना पड़ा? इससे प्रति व्यक्ति लागत लगभग 4,400 रुपए आती है। लेकिन यहाँ असली कहानी इन नंबरों में नहीं, बल्कि इनकी तुलना में छिपी है। तुलना से आपका क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर आप समूह का आकार बदलते हैं तो प्रति व्यक्ति लागत कैसे बदलती है। हाँ, बताइए। अगर 6 लोग एक छोटी गाड़ी जैसे अर्टिगा में जाते हैं तो प्रति व्यक्ति खर्च 6,500 रुपए के आसपास आता है। ओह, काफी ज्यादा। हाँ, अगर 7 लोग क्रिस्टा जैसी बड़ी गाड़ी में जाते हैं तो ये 5,500 रुपए हो जाता है। और 12 लोग टेम्पो ट्रैवलर में? तो ये घटकर 4,400 रुपए रह जाता है। ये तो एक बड़ा अंतर है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि समूह में यात्रा करना सस्ता है, ये तो सब जानते हैं। सही। यहाँ गहरी बात ये है कि आपकी पसंद सिर्फ लोगों की संख्या पर नहीं, बल्कि आराम और बजट के बीच एक रणनीतिक चुनाव पर निर्भर करती है। बिल्कुल। टेम्पो ट्रैवलर में 11 घंटे का सफर शायद उतना आरामदायक ना हो जितना क्रिस्टा में, लेकिन आप सीधे सीधे प्रति व्यक्ति 1,100 रुपए बचा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये एक ट्रेड ऑफ है, आराम बनाम पैसा। कंपनी आपको ये विकल्प देकर ये चुनाव आपके हाथ में छोड़ देती है। ये एक बहुत ही स्मार्ट व्यवसाय मॉडल है। बिल्कुल। अब आते हैं इस सवाल पर कि इस कीमत में क्या क्या शामिल है। इसमें आपकी एसी गाड़ी, ड्राइवर का खर्च, ईंधन, 2 रातें बजट होटल या धर्मशाला में रुकना, और खाना, और 2 दिन का नाश्ता और रात का खाना शामिल है। लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है? अक्सर असली कहानी वहीं छिपी होती है। दोपहर का भोजन शामिल नहीं है, ये तो साफ है। लेकिन और क्या? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन लिखी है, पैकेज में टोल, पार्किंग और राज्य कर शामिल नहीं है। अच्छा। और वो वास्तविक आधार पर अलग से देने होंगे। वास्तविक आधार पर? इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये एक बड़ा खर्चा हो सकता है? इसका मतलब है कि यात्रा के दौरान जितना भी टोल टैक्स और दूसरे राज्यों का टैक्स लगेगा वो आपको अलग से देना होगा। ये रकम पहले से तय नहीं होती? नहीं। हरियाणा से राजस्थान जाने और वापस आने में ये खर्च आसानी से कुछ 1,000 रुपए हो सकता है। ओहो। असल में ये कंपनी की तरफ से अपने जोखिम को कम करने का एक तरीका है। अगर टोल के रेट बढ़ जाएं या किसी वजह से रास्ता बदलना पड़े तो वो अतिरिक्त लागत ग्राहक को उठानी पड़ती है। बिल्कुल, कंपनी को नहीं। एक समझदार यात्री को परिवहन लागत का 10-15% अतिरिक्त बजट इन शुल्कों के लिए अलग से रखना चाहिए। ये तो बहुत काम की जानकारी है। इसके अलावा वीआईपी दर्शन या किसी विशेष पूजा का खर्च भी शामिल नहीं है? हाँ, वो तो स्वाभाविक है क्योंकि वो हर किसी की व्यक्तिगत पसंद होती है। सही। अब आते हैं दस्तावेज के उस हिस्से पर जिसे लोग अक्सर छोड़ देते हैं, लेकिन जिसमें सबसे जरूरी बातें लिखी होती हैं, महत्वपूर्ण नोट्स। हाँ, ये फाइन प्रिंट वाला हिस्सा है। इसमें पहली ही बात लिखी है कि दर्शन मंदिर में भीड़ और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। ये तो एक तरह का डिस्क्लेमर हो गया। हाँ, ये कंपनी की तरफ से अपनी जिम्मेदारी को सीमित करने और उम्मीदों को सही रखने का एक तरीका है। वो पहले ही बता रहे हैं कि भाई हम आपको मंदिर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अंदर दर्शन कितनी देर में होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये बात सही भी है। हाँ, क्योंकि ये उनके नियंत्रण में नहीं है। और इसमें एक और सलाह दी गई है, एकादशी जैसे विशेष अवसरों के लिए जल्दी बुकिंग करें। ये मुझे एक बिक्री की रणनीति कम और एक अनुभवी की सलाह ज्यादा लग रही है। मुझे भी यही लगा। बिल्कुल। खाटू श्याम जी में एकादशी का बहुत महत्व होता है और उस दिन लाखों की भीड़ होती है। अच्छा। उस समय होटल और गाड़ियों के दाम आसमान छूते हैं। ये सलाह देकर कंपनी न केवल अपनी विश्वसनीयता बना रही है, बल्कि ये भी दिखा रही है कि उन्हें उस जगह की गहरी समझ है। वे सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर नहीं है, बल्कि एक सलाहकार की भूमिका भी निभा रहे हैं, ताकि यात्री को बाद में कोई निराशा ना हो। एकदम सही। तो कुल मिलाकर अगर हम अपने उसी 12 लोगों वाले परिवार के बारे में सोचें, तो ये पैकेज उनकी सारी लॉजिस्टिकल सिरदर्दी को दूर कर देता है। बिल्कुल। उन्हें बस एक फोन करना है और उनकी गाड़ी, होटल और खाने का पूरा इंतजाम हो जाता है। हाँ, लंच छोड़कर। हाँ, लंच छोड़कर। उन्हें बस बैठकर यात्रा करनी है और दर्शन पर ध्यान केंद्रित करना है। एकदम सही कहा आपने। यह पैकेज तीर्थ यात्रा एक सेवा के रूप में है, मतलब पिलग्रिमेज एज अ सर्विस। वाह। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास समय की कमी है या जो इन सब बुकिंग की मातापच्ची में नहीं पड़ना चाहते, खासकर वरिष्ठ नागरिकों वाले समूहों के लिए। बिल्कुल। यह आपको सुविधा और एक तयशुदा कार्यक्रम देता है जिससे अनिश्चितता खत्म हो जाती है। लेकिन क्या इस सुविधा की कोई कीमत चुकानी पड़ती है पैसे के अलावा? मेरा मतलब है,
जब सब कुछ इतना बंधा बंधाया हो तो क्या यात्रा का रोमांच या कुछ नया खोजने की गुंजाइश खत्म नहीं हो जाती? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। इस तरह के पैकेज में आप अप्रत्याशित अनुभवों की संभावना को सुविधा और सुरक्षा के लिए बेच देते हैं। आप किसी ढाबे पर रुककर अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकते या कोई सुंदर सा गांव देखकर वहां रुक नहीं सकते। आपकी यात्रा एक तय रास्ते पर चलती है। हाँ, आपकी यात्रा एक बिंदु ए से बिंदु बी तक की एक कुशल यात्रा बन जाती है। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जिनका लक्ष्य सिर्फ बिंदु बी पर पहुंचना है। लेकिन जो लोग यात्रा में ही आनंद खोजते हैं, उनके लिए शायद ये सही ना हो। तो संक्षेप में ये दस्तावेज सिर्फ एक यात्रा कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये हमें आधुनिक तीर्थयात्रियों की मानसिकता और उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले बाजार के बारे में भी बताता है। हाँ, ये सुविधा, दक्षता और भक्ति का एक संगम है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल भी देता है। क्या? देखिए, एक तीर्थ यात्रा का उद्देश्य अक्सर आत्मखोज और चिंतन भी होता है, पर जब आपकी यात्रा का हर मिनट पहले से तय हो, हर लॉजिस्टिकल चिंता कोई और संभाल रहा हो, तो क्या एक तीर्थयात्री को वो मानसिक शांति और खालीपन मिल पाता है जो आत्मचिंतन के लिए जरूरी है? सोचने वाली बात है। या फिर इस तरह का एक सुव्यवस्थित पैकेज एक आध्यात्मिक यात्रा को महज एक टू डू लिस्ट की तरह बना